This call is now being recorded. चलिए आज हम देखने वाले हैं अधिकार एवं कर्तव्य, जिसको बोलते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है। समाज में शांति और सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी होती है चीजों की, कुछ चीजों की जरूरत होती है ना। इन चीजों में क्या है, सबसे पहला तो आपका अधिकार है, वह कर्तव्य है। ठीक है। इनका जो है विशेष स्थान है, उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना आप क्या है, आप समाज की शांति और सुरक्षा नहीं कर सकते हो। जब समाज के व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके एक दूसरे के प्रति कुछ विधिक अधिकार और कर्तव्य होते हैं, जिन्हें प्रचलित विधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विधि का मूल उद्देश्य मानवीय हितों को संरक्षित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों के अधिकार को प्रवर्तित कराने तथा उनका अतिक्रमण करने वाले को दंड दिया जाए। यह कार्य राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य कानून के प्रवर्तन से लोगों को अपने विधिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य कराता है। अगर आपको समाज में कोई शांति और सुरक्षा बनानी है तो उसके लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज क्या है, अधिकार और कर्तव्य। ठीक है। इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। और जब समाज के व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन लोगों को एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के प्रति क्या होता है, विधिक अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। जो कैसे नियंत्रित किया जाता है, वहां जो प्रचलित विधि है उसके अंतर्गत में उसको नियंत्रित किया जाता है। कौन करता है, राज्य करता है। ठीक है। तो विधि का जो मूल उद्देश्य होता है वो मानव हित की संरक्षा करना होता है ना। इस उद्देश्य के लिए अगर राज्य को या समाज को क्या क्या की आवश्यकता होती है कि अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है आपके विधिक अधिकारों का तो उसको आप दंडित कर सकते हो। किसके द्वारा, अगर उसको कोई अधिकार मिला है या कर्तव्य मिला है और उसको वो भंग कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको दंडित कर सकते हो। ये कार्य किया जाता है आपका राज्य के द्वारा। ठीक है। यहाँ पे दो आप देखोगे कि क्या मिला है, और सॉरी, इसका आप पहले देखिएगा अर्थ और परिभाषा देखिए। सामान्य शब्दों में अधिकार का अभिप्राय एक सीमा के भीतर, ठीक है, अभी आपको मैंने डिफाइन करने बोला, आप डिफाइन नहीं कर पाए, पर अभी यहाँ पे समझिएगा कैसे डिफाइन करते हैं। सामान्य शब्दों में अधिकार का अभिप्राय एक सीमा के भीतर किसी कार्य को करने या करवाने की आज्ञा से है, जो कौन प्रदान करता है, कानून प्रदान करता है। इस प्रकार अधिकार शब्द की परिभाषा शारीरिक शक्ति से भिन्न ऐसी क्षमता या शक्ति के रूप में की जा सकती है जिसके द्वारा अन्य लोगों से या तो कोई कार्य कराया जाता है अथवा किसी कार्य को करने से रोका जाता है। इस प्रकार क्षमता या शक्ति में या तो विधिक बल होता है जिसको बोलते हैं आप लीगल फोर्स, और फिर नैतिक बल होता है जिसको बोलते हो आप मॉरल फोर्स। यदि विधिक बल है तो विधिक अधिकार कहलाता है, लीगल राइट्स कहलाता है, और नैतिक बल है तो वो कहलाता है आपका मॉरल राइट्स। ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, मॉरल फोर्स है ना, मॉरल राइट्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि नैतिक अधिकार कहाँ से मिलता है, कहाँ से समझ सकते हो, विधि नहीं सिखाती है इसको। ठीक है। विधि क्या करती है, आपको लीगल राइट्स के बारे में बताती है। नैतिक अधिकार जो होता है वो आपको अपने समाज से, घर परिवार से, इनसे सीखना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल किसका अध्ययन करेंगे, विधिक अधिकार का। मॉरल जो राइट्स है उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिएगा आप विधिक अधिकार की परिभाषा क्या है। जो विभिन्न विधि शास्त्री थे वो सब अपने अपने तरफ से देते हैं परिभाषाएं, और परिभाषाएं देने के बाद में क्या होता है, सबके में ना एक मतभेद रहता है कि ये इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, है ना। तो आपको यहाँ पे जिन जिन लोगों का देखना है वो है आपका सामंड है, ऑस्टिन है, ये सारे जो हैं इनके जो परिभाषाएं हैं वो हर जगह पे माने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो सेविनी है, सेविनी क्या बोलते हैं कि जो आपका विधिक अधिकार है उसको शक्ति मानते हैं, पावर मानते हैं, और जो हॉलैंड है वो आपका क्षमता या सामर्थ्य
कैपेसिटी से मानते हैं, कैपेसिटी मानते हैं। और कांट जो है विधिक अधिकार को क्या बोलते हैं? विशेषाधिकार। सामंत व हीरिंग ने संरक्षित हित व एलन ने हित प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्रत्याभूत शक्ति कहा है। ठीक है? तो अब देखिएगा, आपका जो है शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार क्या बोलते हैं? विधिक अधिकार कतिपय क्षेत्र के भीतर विधि द्वारा अनुज्ञात कार्य का मानक है। स्टैंडर्ड ऑफ परमिटेड एक्शन बाय लॉ। ठीक है, कुछ कुछ शॉर्ट में याद रखिए, जैसे सेविनी कहा कि शक्ति है, पावर माने है विधिक अधिकार को। हॉलैंड ने क्या बोला है? क्षमता या सामर्थ्य कहा है। कांट ने क्या कहा है? विशेषाधिकार कहा है। सामंत और हीरे ने क्या कहा है? संरक्षित हित कहा है। और एलन ने कहा है कि हित प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्रत्याभूत शक्ति कहा है। ठीक है, वैसी शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार क्या है? विधि द्वारा अनुज्ञात कार्य का मानक है। क्या चीज है? विधिक अधिकार की परिभाषा है ये। ऑस्टिन बोलते हैं पूरी परिभाषा के अनुसार में ये है इनका कि किसी व्यक्ति के या किसी पक्ष के पास अधिकार इसलिए है कि दूसरे व्यक्ति उसके संबंध में करने वाले अथवा विरत रहने के लिए कानूनी दृष्टि से बाध्य है। इस प्रकार ऑस्टिन के अनुसार अधिकार दूसरे व्यक्ति के ऊपर एक आज्ञा है जिसको वह पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये उनके अनुसार विधिक किसकी परिभाषा है? विधिक अधिकार की परिभाषा है। अब देखिए सामान्य ये बोल रहे हैं कि विधिक अधिकार एक ऐसा हित है जिसे राज्य की विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो विधि द्वारा संरक्षित है ना? नेक्स्ट देखिए हियरिंग हियरिंग के अनुसार ये है कि विधिक अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है। संरक्षित हित किसने किसने बोला है? हित और संरक्षित हित ये हो सकता है। तो सामान्य ये बोले हैं कि हित के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, जो विधि द्वारा संरक्षित है। और हियरिंग बोलते हैं कि विधिक अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है। इनके प्रारंभ में ही ये बोल दिया गया है कि विधि द्वारा संरक्षित है। और सामान्य ने ये बोला है कि विधिक अधिकार एक ऐसा हित है जिसे विधि द्वारा संरक्षण प्राप्त है या संरक्षित है। ठीक है, तो हम हियरिंग का देख रहे थे, ये बोल रहे हैं कि विधिक अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है क्योंकि विधि का मूल उद्देश्य मानवीय हितों का रक्षण करते हुए मनुष्यों के परस्पर विरोधी हितों के संघर्ष को टालना है। ठीक, अब ग्रे ये बोलते हैं कि अधिकार स्वयं हित नहीं है। ठीक है, अधिकार जो है वो स्वयं हित नहीं है, यह वह साधन है जिसके द्वारा हित का उपयोग संभव है। तो ये याद रखिए ग्रे के अनुसार क्या है? आपका जो विधिक अधिकार है वो आपका साधन है जो क्या करेगा? दूसरे के हित का उपभोग संभव है, जिसके द्वारा क्या कर सकते हो आप? दूसरे के हितों का उपभोग कर सकते हो। हॉलैंड ये बोलते हैं कि जो विधिक अधिकार है आपका वो किसी व्यक्ति में निहित वह क्षमता है जिससे वह राज्य की सहमति और सहायता से अन्य व्यक्तियों के कृत्यों को नियंत्रित करवा सकता है। ठीक है, अब देखिए जस्टिस होम्स बोल रहे हैं कि विधिक अधिकार कुछ दशाओं में प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति मात्र है जिससे लोक शक्ति के आधार पर संरक्षण, प्रत्यास्थापन या प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार मिल सके। ठीक है, ये याद रखिएगा, शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति मात्र है। जो विधिक अधिकार है वो आप कुछ दशाओं में प्राकृतिक शक्ति का जो आप प्रयोग करोगे उसके लिए वो अनुमति है। ठीक है, ये बोलते हैं आपका जस्टिस होम्स। टी.एच. ग्रीन के अनुसार अधिकार ऐसी शक्ति है जिसे व्यक्तियों के सामान्य कल्याण के लिए रखना आवश्यक है। पोलक के अनुसार अधिकार एवं स्वतंत्रता वह शक्ति का प्रतीक है जो उसे राज्य ने दी है। रस्कोपॉन्ड ये बोलते हैं कि विधिक अधिकार से तात्पर्य
5 चीज़ों से है। इनके अनुसार विधिक अधिकार में 5 चीज़ होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहला है आपका विधि विधि द्वारा प्रदत्त व आरक्षित स्वार्थ। दूसरा है मान्य दावा। तीसरा है आपका अधिकार को सृजित, परिवर्तित व समाप्त करने वाली क्षमता। चौथा है आपका स्वतंत्रता तथा विशेषाधिकार बताने वाली चीजें। पांचवा है अधिकार को मान्य बनाने वाली चीजें। तो ये पांचों जो है आपका जो क्या बोल रहा है, इसमें तत्व होना चाहिए या इनके परिभाषा में किसने कहा है? ये कहा है आपका रस्को पॉन्ड ने। ठीक है, 5 चीजों से मिलके बना है ये आपका विधिक अधिकार। ठीक, तो आप अगर विधिक अधिकार को परिभाषित करोगे तो सबसे शॉर्ट आपको जो लगता है उसके बारे में आप बोल सकते हो कि सेविन ने कहा कि शक्ति शक्ति मान रहे हैं, है ना? विधिक अधिकार एक लाइन में भी आप परिभाषा बोल सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, सब सब जो विधि शास्त्री है उनका छोटा छोटा याद रख लीजिएगा तो आप अपने से बना भी सकते हो। ठीक है, आगे देखिएगा कि जो आपका ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस जो पिकल है, उसमें जो न्यायालय ने धारित किया था कि नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरने वाला हित ही अधिकार है। ठीक, यानी कि ये किससे संबंधित केसेस हैं? ये जो आपका रॉस्को पॉन्ड जो बोल रहे हैं ना, उनके अनुसार ये केसेस हैं। ठीक है, ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल, उसमें बोला गया था कि नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरने वाला हित ही अधिकार है। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा, ये केस है आपका मालोजी नरसिंह राव वर्सेस शंकर शरण। ठीक है, इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकार एक ऐसा स्वार्थ है जिसको कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा कानून के द्वारा आरक्षित है। ये कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होने की वजह से इसको लागू करवाया जा सकता है। इसके अंतर्गत विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां अंतर्निहित होती हैं जिनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इसके अंतर्गत इसको लागू करने की शक्ति भी शामिल है, इसको लागू किया जा सकता है। ठीक, डेन वर्सेस राज्य के मामले में यह है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने अधिकार की व्यापक परिभाषा देते हुए कहा है कि एक मान्य अधिकार के लिए उसकी कानून में मान्यता व उसकी परिवर्तन कराने की क्षमता शामिल होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित जो हैं वो शामिल है। क्या-क्या शामिल हैं? कि न्यायालयों द्वारा या न्यायालयों व प्रशासकीय एजेंसियों द्वारा प्रवर्तनीय किया जाने वाला दावा। ठीक है, किसके अंतर्गत में आ रहा है ये आपका? विधिक अधिकार की व्यापक परिभाषा बता रहे हैं। कौन से केस में? डेन वर्सेस राज्य के केस में। कौन बता रहा है? मद्रास उच्च न्यायालय, है ना? पहला ये बोल दिया कि न्यायालय या प्रशासकीय एजेंसी द्वारा प्रवर्तनीय किया जाने वाला दावा हो, विधि के नियम द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त एक लाभ हो, विधि द्वारा मान्य अधिकार हो और अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा निश्चित व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा मान्य अधिकार हो और सुरक्षित हित को निश्चित करने वाली क्षमता हो। ठीक है, इस प्रकार ये स्पष्ट हो रहा है आपका कि जो विधिक अधिकार है वो विधिक न्याय के ही एक नियम के द्वारा मान्य और रक्षित एक हित है। ठीक है, जो विधिक अधिकार है उसको किसका संरक्षण प्राप्त है? विधि का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, इसीलिए उसको विधिक अधिकार कहा जाता है। एक ऐसा हित जिसका अतिक्रमण उस व्यक्ति के प्रति किया गया एक विधिक दोष होगा और जिसका सम्मान करना एक विधिक कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है या उसका अतिक्रमण करता है तो व्यक्ति के प्रति किया गया क्या होगा? वो विधिक दोष होगा और उसका सम्मान अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा? दंड मिलेगा और सम्मान कर रहा है, ठीक है? सम्मान कर रहा है तो वो क्या है? उसके लिए विधिक कर्तव्य होगा। ठीक है, अब आप देखिएगा इसके विधिक अधिकार के आवश्यक तत्व। अगर आप विधिक अधिकार समझ गए हो कि विधिक अधिकार होता क्या है तो उसके आवश्यक तत्व समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि एक अधिकार को विधिक अधिकार उसी समय माना जाएगा जब उसमें एक कानूनी अधिकार
बनने के सारे आवश्यक तत्व मौजूद हों। ठीक है? सबसे पहला आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो विधिक अधिकार है, उसको कानूनी अधिकार बनने के लिए आवश्यक तत्व जो उसमें चाहिए वो हैं कि नहीं हैं। ठीक? तो यहाँ पे देखिएगा जो सामान्य के अनुसार ये है कि विधिक अधिकार या लीगल राइट्स के जो 5 आवश्यक तत्व हैं, सामान्य यहाँ पे याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, ये पूछता ही है। तो ये वाला लाइन को आप याद रखिएगा कि सामान्य के अनुसार जो विधिक अधिकार के आवश्यक तत्व हैं, वो इसको ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा। ठीक है? ये मोस्ट आईएमपी है, ये नेट सेट सबके क्वेश्चन में पूछता ही है। तो सामान्य के अनुसार जो 5 आवश्यक तत्व हैं, वो सबसे पहला है इसमें अधिकार का धारणकर्ता। दूसरा है आपका अधिकार के आबद्ध व्यक्ति। तीसरा है आपका अधिकार की अंतर्वस्तुएं। और चौथा है आपका अधिकार की विषय वस्तु। पांचवा है आपका अधिकार का सत्व। ठीक है? अगर ये 5 चीजें हैं, तो ही वो विधिक अधिकार क्या होंगी? मान्यता प्राप्त करेंगी। ठीक है? तो आप सबसे पहले ये समझिएगा कि अधिकार का जो धारण करता है, वो आप कैसे डिफाइन करेंगे, वो क्या होता है? ठीक है? तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए आप कि विधिक अधिकार किसी व्यक्ति में निहित होता है, ये आपको पता है। ठीक? इस प्रकार के व्यक्ति को अधिकार का धारणकर्ता कहा जाएगा। ठीक? जो विधिक अधिकार जिसको दिया जाता है, जो उसको मतलब उपयोग करता है, उस अधिकार का प्रयोग करता है, वो होता है आपका अधिकार का धारणकर्ता कहलाता है। विधिक अधिकार का अस्तित्व बिना व्यक्ति के नहीं हो सकता। आप अगर किसी को कोई अधिकार दे रहे हो तो जीव-जंतु को तो नहीं दोगे, या जानवर को नहीं दोगे, ये केवल इंसान को प्राप्त है, जानवरों को प्राप्त तो नहीं है। ठीक है? ये किसके लिए होता है? ये केवल व्यक्ति को ही मिलता है। ये इसका अस्तित्व ही व्यक्ति के साथ में है। ठीक है? फिर भी ये आवश्यक नहीं है कि अधिकार का हकदार व्यक्ति कोई निश्चित या निर्धारित व्यक्ति हो। व्यक्ति हो ये तो कन्फर्म है। ठीक है? कोई जानवर नहीं हो सकता है। परंतु यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो अजात बालक है, जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है ना? वो भी अधिकार का हकदार हो सकता है। अगर पेट में बच्चा आ चुका है, गर्भावस्था में है वो महिला, तो वहां से उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि उसके जीवित जन्म लेने के विषय में कोई निश्चितता नहीं रहती, ऐसी अवस्था में अधिकारी सुनिश्चित नहीं होता है। ठीक है? अगर ये डाउटफुल है कि बच्चा जन्म लेते ही मर जाएगा, है ना? तो ऐसा अनिश्चित है अगर कोई चीज, तो भी से अब उसके अधिकार को क्या कर सकते हो आप? वो नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है? उसको अधिकार प्राप्त रहेगा वो। परंतु उसके आने के बाद ये कन्फर्म होगा ना, परंतु जब वो गर्भ में बच्चा है तो उसको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ठीक? आगे आप इसको समझिए, ये समझ में आ गया आपको कि अधिकार की धारणकर्ता क्या है? जो विधिक अधिकार किसी व्यक्ति को मिलता है या जिसमें निहित होता है, या जो उस अधिकार को उपयोग करता है, या उसका क्या करता है? उसके अंडर में काम करता है, वो होता है आपका व्यक्ति को, मतलब वो होता है आपका धारणकर्ता, अधिकार को धारण करने वाला। ठीक? अब देखिएगा आपका अधिकार के आबद्ध व्यक्ति। अधिकार से आबद्ध व्यक्ति क्या है? कि जो विधिक अधिकार का उपयोग किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाए। इस प्रकार के व्यक्ति पर तत्संबंधी कर्तव्य करने का भार होता है। अतः जिस व्यक्ति को कर्तव्य करते हुए अधिकार का भार उठाना पड़ता है, तब उसे अधिकार से आबद्ध व्यक्ति कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको कोई अधिकार का उपयोग मिला है, ठीक है? और आप अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको कर रहे हो, तो आपके साथ में क्या है? आपको आपके ऊपर क्या है? कर्तव्य का भार भी है, तो आपके अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो यहाँ पे अगर आपको भार पड़ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका अधिकार से आबद्ध व्यक्ति। यानी कि आपको अधिकार भी है और उसको निभाने का कर्तव्य भी है। ठीक? तीसरा पॉइंट देखिएगा कि अधिकार की अंतर वस्तुएं। विधिक अधिकार आबद्ध व्यक्ति को अधिकार के धारणकर्ता के पक्ष में कोई कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करता है। इस तरह के कार्य को
अधिकार की अंतर वस्तुएं कहते हैं। तो कोई अधिकार आपको ऐसा मिला है कि उस काम को कराना है या कोई ऐसा काम मिला है या उस काम को नहीं कराना है, ठीक है? तो कोई काम को करने के लिए बाध्य करता है या कोई काम को नहीं करने के लिए बाध्य करता है। वो जो अधिकार आपको बोलता है, ठीक है? चाहे करने बोले, चाहे वो नहीं करने बोले, तो वो हो जाएगा आपका अधिकार का अंतर वस्तु, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक? आगे देखिएगा आपका अधिकार के विषय वस्तु। अधिकार के धारणकर्ता को जो विधिक अधिकार रहता है, वह अवश्य ही किसी वस्तु से संबंधित होता है, परंतु हॉलैंड के मतानुसार किसी विधिक अधिकारों में इस तत्व का होना आवश्यक नहीं है। जैसे क का नौकर ख है, यहाँ क अधिकार का धारण करता है। कौन कर रहा है? यहाँ पे क और ख के बारे में बोल रहा है, तो क जो है वो अधिकार धारण कर रहा है, ये अधिकार धारण करता है, ठीक है? ख अधिकार से आबद्ध व्यक्ति है तथा ख द्वारा क की सेवा किया जाना अधिकार की अंतर वस्तुएं हैं। यानी क जो उसको क जो बोल रहा है, क जो काम दिया है वो उसको करेगा, पूरा करेगा, ठीक है? तो वो जो ख है वो क की जो सेवा करने जाने के लिए जो अधिकार मिला है वो क्या होगा? उसका अंतर वस्तु होगा। परंतु इसमें अधिकार की विषय वस्तु कहीं नहीं है। यानी कि उस काम को करने के लिए वो क्या-क्या यूज़ करेगा, ठीक है? विषय वस्तु के बारे में डिटेलिंग नहीं है, ठीक? तो अधिकार की विषय वस्तु निश्चित, अनिश्चित, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष कैसी भी हो सकती है। ये यही चीज़ को बोल रहा है। आपके पास अंतर वस्तुएँ तो हैं कि उस काम को करना है या नहीं करना है, परंतु कैसे करना है, किस साधन से करना है, कब करना है, ये उसके बारे में नहीं बताया। तो ये बोल रहा है कि अधिकार की वो विषय वस्तु है। ठीक है? तो ये निश्चित भी होना चाहिए कि आपको उस काम को कैसे करना है या कैसे नहीं करना है। तो जो उसके बारे में पूरा डिटेलिंग बताता है कि आपको इस साधन से करना है, तो वो हो जाएगा आपका अधिकार की विषय वस्तु। क्लियर? अब आप देखिएगा अधिकार का स्वत्व, जिसको बोलते हैं आप टाइटल ऑफ द राइट, ठीक है? स्वत्व, टाइटल, ये याद रखिएगा। प्रत्येक विधिक अधिकार के साथ अधिकार के धारणकर्ता का हक जुड़ा होता है। हक उन तथ्यों अथवा घटनाओं से उत्पन्न होता है जिनके कारण विधिक अधिकार धारणाओं में निहित होती है। जैसे कि अ ने ब से कोई जमीन खरीदी, इसमें अ अधिकार का धारण करता है। चूंकि इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग समस्त विश्व के विरुद्ध किया जाता है, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि अ जो है अपना जमीन कहीं से भी खरीद सकता है, ठीक है? वो ब से भी ले सकता है, स से भी ले सकता है, किसी से भी ले सकता है। इसलिए वो बोल रहा है कि विश्व के विरुद्ध है, ठीक है? अतः इस उदाहरण में समस्त व्यक्ति कर्तव्य से आबद्ध हैं। यहाँ पे केवल ब नहीं है, ठीक है? ब के साथ में जो भी है, स, द जो भी है, वो सब क्या है? सारे जो व्यक्ति है वो कर्तव्य से आबद्ध रहेंगे। अ को खरीदी हुई भूमि का अनन्य उपयोग करने के संबंध में जो अधिकार प्राप्त है, उसे अधिकार की अंतर्वस्तु कहा जाएगा और क्रय की गई भूमि अधिकार के विषय वस्तु हैं तथा उस भूमि के अधिकार का स्वत्व वह अंतरण पत्र है जिसके द्वारा अ ने ब से जमीन का स्वामित्व अर्जित किया था। यानी कि अगर आप इसको समझना चाहोगे तो सिंपल शॉर्ट में ये समझिए, यहाँ पे अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको क्लियर कर रही हूँ कि जो अ है वो ब से जमीन खरीद रहा है, ठीक है? तो जब ये ब से जमीन खरीद रहे थे तो जमीन तो अब किसकी हो गई? अ की हो गई, ठीक है? तो वो अपने ज़मीन को कुछ भी यूज़ कर सकता है और जैसे कि ब के लिए वो क्या है कि आना-जाना बंद है या जो भी वो प्रतिबंध अगर वो ब के लिए लगा रहे हैं, वो समस्त विश्व के लिए है, ठीक है? यानी कि ब भी नहीं आ सकता है, स भी नहीं आ सकता है। ज़मीन खरीदने के बाद किसकी हो गई? अ की हो गई, ठीक है? अब उसका वो उपयोग करेगा, उपभोग करेगा और उसके अंतरण पत्र जो है, उसके अनुसार वो उसका कुछ भी यूज़ कर सकता है, कैसे भी यूज़ कर सकता है। परंतु जो कर्तव्य है सामने वाले व्यक्ति का, जैसे कि हम किसी के दूसरे के घर पे नहीं जा सकते बिना परमिशन। जैसे कि यहाँ पे ब नहीं जा सकता इसकी भूमि में, ठीक है? अगर वो बाउंड्री बना दिए तो आप जंप करके नहीं जा सकते हो। वैसे ही स भी नहीं जा सकता, द भी नहीं जा सकता, ई भी नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि समस्त विश्व के विरुद्ध अधिकार है इसका, ठीक है? अधिकार का ये प्रयोग कर सकता है, ठीक? अब आप देखिए आगे
तो ये हो गया आपका 5 पॉइंट किसके द्वारा? किसने बोला था ये? सामान्य के अनुसार था ना? ठीक है? तो ये 5 पॉइंट मैंने डील किया है। अब इसके बारे में आपको मुझे थोड़ी देर में बताना है कि आप इसमें से क्या समझे। ठीक है? तो आज हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे, आगे ज़्यादा नहीं समझेंगे, नहीं तो आप लोग पूरा भूल जाओगे। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। अभी मुझे आपको अगर कुछ डाउट हुआ है तो आप पूछिएगा।